हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 20 फरवरी को टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है ग्रीस गेटवे टू एशिया एंड इंडिया गेटवे टू यूरोप। ये आर्टिकल मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और ग्रीस के बायलैटरल रिलेशनशिप की बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द रीसेंट रिपोर्ट ऑन लोकल फिनटेक प्लेयर्स। यह आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है प्री और मेंस आस्पेक्ट से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है सेंटर प्रपोजल सिचुएशन इन पल्सेस एंड कॉटन। जो रिसेंटली फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें केंद्र सरकार ने न्यू एमएसपी प्रपोजल दिया है, जिसके थ्रू वो एक डील ब्रोकर करना चाहते हैं और प्रोटेस्ट को ख़त्म करना चाहते हैं फार्मर्स में। ये क्या प्रपोजल है इसके बारे में बात करेंगे, रीज़न क्या है प्रपोजल देने का, और डेटा बेस्ड चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पल्सेस के प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, कॉटन के, और कौन इन्हें प्रोक्योर करता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा, हमारा लास्ट आर्टिकल है ओडेसिस स्पेसक्राफ्ट। ओडेसिस स्पेसक्राफ्ट की बात करेंगे। प्रीलिम्स के लिए यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ग्रीस गेटवे टू एशिया एंड इंडियाज़ गेटवे टू यूरोप। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS टू IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मैं हाईलाइट करूँगा जो आपको पूछे जा सकते हैं और ऑलरेडी पूछे भी गए हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। आर्टिकल में हम इंडिया ग्रीस रिलेशनशिप की बात करेंगे। कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, आर्टिकल आया क्यों है। फरवरी 21 और 22 मतलब कल परसों जो प्राइम मिनिस्टर हैं ग्रीस के काइरियोकोस मित्सोताकिस, ये न्यू दिल्ली विजिट करने वाले हैं और ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस। अगर हम देखें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी विज़िट अगस्त 2023 में हुई थी, जो कि एक बहुत हिस्टोरिक विज़िट थी, और उसके बाद से दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है उसमें एक मोमेंटम मिला है और तेज़ी से दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट कर रही है। इंडिया और ग्रीक के अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्टोरिकल लिंकेजेस रहे हैं दोनों कंट्री के बीच में। दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट हैं 2500 साल पहले से हैं। और अगर हम ग्रीस की बात करें तो ग्रीस जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसी प्लेस पे डेमोक्रेसी, फिलॉसफी, थिएटर एंड ओलंपिक गेम्स का जो है जन्म हुआ था। ठीक, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये कंट्री है अगर हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें तो। इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो बहुत पुराने, आप जानते हैं उस समय जो अलेक्जेंडर थे उन्होंने इंडिया पे अटैक करने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं सफल हो पाए थे। मेगास्थनीस जो कि एम्बेसडर रहे हैं चंद्रगुप्त के कोर्ट में। ठीक, डिप्लोमेटिक, ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस मेंशन इन अशोका एडिक्ट। ये अशोका एडिक्ट में मेंशन भी है। तो हमारे हिस्टोरिकल लिंकेजेस बहुत ज़्यादा रहे हैं, कल्चरल लिंकेजेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर कुछ याद आ रहा हो तो गांधारा आर्ट, इसमें हमें ग्रीक कल्चर का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। इंडिया और ग्रीक दोनों के कल्चर का गांधारा आर्ट में इन्फ्लुएंस था। ठीक, तो ये हमारे हिस्टोरिकल जो है लिंकेजेस हो जाएंगे। जो प्राइम मिनिस्टर हैं जब उनसे बात की गई तो उन्होंने क्या कहा था कि इंडिया विल फाइंड नो बेटर गेटवे टू यूरोप देन माय कंट्री। अगर बात करें इंडिया की तो यूरोप में एंटर करने के लिए ग्रीस से बढ़िया कोई कंट्री नहीं है एंड देयर इज़ नो बेटर गेटवे टू एशिया देन अ क्लोज स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विथ इंडिया फॉर ग्रीस। और अगर एशिया की बात करें, एशिया में जाने के लिए इंडिया से बेहतर पार्टनर नहीं हो सकता। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर का ये भी कहना है कि इंडिया हमेशा ग्रीस ने एज अ परसीव किया है ओल्ड और ट्रेडिशनल फ्रेंड, बट जो चेंजिंग सिनेरियो है ग्लोबल लेवल पर जहाँ इंडिया एक राइजिंग पावर बन रहा है, वहाँ ग्रीस और इंडिया को रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना और स्ट्रैटेजिकली अलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीक की जो लोकेशन है ग्रीस की, उसे देख लेते हैं। इंडिया की लोकेशन तो आप जानते ही। अगर आप ग्रीस को देखेंगे तो ईस्टर्न मेडिटेरियन सी से
मैक्सिमम जो है इसके पार्ट्स की बॉर्डर है। इसके जो बाउंड्री बनाता है ये ईस्टर्न मेडिटेरियन सी से है। ईस्टर्न साइड पे देखेंगे तो टर्की है और टर्की के साथ एगन सी में इसके डिस्प्यूट भी चल रहे हैं। ये आपको याद रखना है, एगन सी जो डिस्प्यूट है वो टर्की और ग्रीस के बीच में चल रहा है। अगर हम वेस्टर्न साइड पे देखें तो आयोनियन सी से बाउंड्री बना रहा है, साउथ ईस्टर्न साइड पे देखेंगे तो एगियन सी से बाउंड्री बना रहा है। ये ग्रीस की लोकेशन है। होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब समझ लेते हैं जियो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस। दोनों की जियो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस होने के कंपेलिंग रीज़न है और उसका सबसे बड़ा रीज़न है दोनों ही स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर सिचुएटेड हैं। दोनों ही कंट्री जो है इस ऐसे जगह पर है जो कि ग्लोबल सिस्टम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया की तो आप लोग जानते ही हैं, इंडिया जो है इंडियन ओशियन से बहुत बड़ी बॉर्डर बनाता है और इंडियन ओशियन अभी जो है पूरे वर्ल्ड में ये एक सबसे बड़ा थिएटर बन गया है पावर पॉलिटिक्स का। यहाँ से मैक्सिमम ट्रेड जो है क्या होता है, यह इसी पर्टिकुलर सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन से होते हुए जाता है, सुएज कैनाल जाता है और उसके बाद ईस्टर्न मेडिटेरियन सी से होते हुए यूरोप एंटर करता है। तो सारा का सारा ट्रेड इसी लोकेशन से है और ईस्टर्न मेडिटेरियन सी और इंडियन ओशन दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर ट्रेड लिंकेजेस, इसलिए फॉर सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, इसलिए दोनों ही कंट्री स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठी है और दोनों की स्टेबिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड करती है। जैसे कि आप रीसेंट इवेंट देख सकते हैं रेड सी में, जिसमें बताया है कि सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन इज़ वर्चुअली डिपेंडेंट ऑन सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडियन ओशियन रीजन। तो इंडियन ओशियन अगर प्रॉस्पर रहेगा तो वर्चुअली जो है ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में भी स्टेबिलिटी रहेगी, स्टेबल रहेगा। तो दोनों लोकेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इंडियन ओशियन रीजन में अगर इंडिया की बात करें तो लोकेशन स्ट्रैटेजिक है और ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में ग्रीस की लोकेशन स्ट्रैटेजिक है। तो ये कंपेलिंग स्ट्रैटेजिक रीज़न है जो दोनों कंट्री को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं कि वो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को बिल्ड करें। लेकिन एक जो सबसे बड़ा इशू है वो है कनेक्टिविटी का। लेकिन रिसेंटली जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा हुई है G20 में, वो एक बहुत बड़ा जो है मोमेंटम शिफ्ट कर सकता है, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ा सकता है। पॉलिटिकल लिंकेजेस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल लेवल पर ग्रीस जो है इंडिया को एज अ परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देखता है और चाहता है कि इंडिया को जो है वहाँ पर सीट मिले, इंक्लूडिंग वीटो भी मिले। और बहुत सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में ग्रीस जो है इंडिया को सपोर्ट करता है। टर्की और ग्रीस वाला जो इशू था, डिस्प्यूट था, उसमें इंडिया ने भी ग्रीस को सपोर्ट किया था। तो दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं हायर पॉलिटिकल लेवल पर और दोनों के जो रिलेशन हैं पॉलिटिकल लेवल पर वो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। डिफेंस लेवल पे बात करें तो दोनों के बीच में रिलेशन बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था एक्सरसाइज इनियोचोस 23। ठीक है, ये इंडियन एयरफोर्स और ग्रीस एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। तो दोनों ही जो है टाइम टू टाइम प्लान कर रहे हैं एक्सरसाइज और डिफेंस कॉपरेशन भी तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत स्लो और अनहरीड पेस से बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्री के बीच में $2 बिलियन का है, जो कि अच्छी बात है लेकिन चैलेंज भी है, क्योंकि $2 बिलियन का जो दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है वो सफिशिएंट ट्रेड नहीं है और दोनों ट्रेड को बढ़ा भी सकते हैं। अगर हम ग्रीस की बात करें तो ग्रीस जो है वन ऑफ द पिग्स कंट्री था। पिग्स कंट्री क्या है, एक बार गूगल में सर्च करके देखिए। इसमें ये वो सारी कंट्रीज़ हैं जो 2008 के रिसेशन के बाद जो है बहुत ज़्यादा इनमें स्लो डाउन देखने को मिला है। इकॉनमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और इसे रिवाइव करने के लिए बेल आउट तक करना पड़ा IMF को और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को। जर्मनी ने बहुत पैसा दिया ताकि यहाँ की इकॉनमी को रिवाइव किया जाए, ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए और उसके बाद जो है यहाँ पर कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, तब जाके अभी ग्रीस की इकॉनमी वापस स्टेबल हुई है और इंडिया को वो एज ए इकॉनमी पार्टनर देखता है।
क्यों देखता है? क्योंकि जब से ब्रिटेन एग्ज़िट हुआ है यूरोपियन यूनियन से, इंडिया के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो एक लोकेशन देख रहे हैं जहां से वो ग्रीस में यूरोपियन यूनियन में एंटर हो सकते हैं। और ऐसे देखा जाए तो ग्रीस जो है बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड लोकेशन तो है ही, और बिज़नेस पर्पस के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ से हो रहा है, लेकिन ग्रीस चाहता है कि वो गेटवे बने यूरोपियन यूनियन का इंडिया जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, जो इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके लिए, और साथ ही में जो बिज़नेस पर्सन हैं ग्रीस के वो इंडिया को एज ए देखते हैं कि यहाँ इतनी ज़्यादा डिमांड है तो उनका जितना भी प्रोडक्शन होगा उसको कहाँ एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इंडिया में किया जा सकता है। और दोनों चाहते हैं, दोनों कंट्री चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हो रहा है, जो कि एफटीए एग्रीमेंट है, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, बीटीआईए कौन सी कंट्री के बीच में हो रहा है, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। अगर ये हो जाएगा तो दोनों के रिलेशन और स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक, कुछ चैलेंजेस हैं उसकी बात कर लेते हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तो मैं बता ही चुका हूँ, $2 बिलियन है 22-23 में। हालांकि सरकार ने जो रिसेंट विजिट हुई थी उसमें इसको डबल करने की बात की है बाय 2030। कनेक्टिविटी अभी भी पुअर है ना। अभी एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है G20 में लॉन्च हुआ, जो मैंने आपको बताया, उससे कनेक्टिविटी इम्प्रूव की जा सकती है। जो रिलेशनशिप लेवल है पॉलिटिकल लेवल पर वो भी बहुत स्लो है, और जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं प्रोजेक्ट के वो भी बहुत स्लो है। ये कुछ चैलेंजेस हो जाएंगे हमारे इंडिया और ग्रीस रिलेशनशिप के बीच में। ठीक है, P2P जो टाइज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और ग्रीस के बीच में कल्चरल टाइज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एंशियंट लिंकेजेस तो है ही, तो इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा इंडिया को और ऐसी यूनिवर्सिटी एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, मोर कल्चरल एक्सचेंज करने की ज़रूरत है, मीडिया कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है, ताकि कल्चरल टाइज़ को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और दोनों के बीच में ट्रैवल लिंक्स भी डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि टूरिज़्म भी बढ़ाया जा सके। द फैक्ट दैट द पॉलिटिकल लीडर ऑफ ग्रीस एंड इंडिया आर एक्सचेंजिंग विजिट विद इन अ शॉर्ट फ्रेम shows not just the determination to move the relationship forward but also the urgency they attach to this task। दोनों ही जो विज़िट है इतने कम ड्यूरेशन में हुई है, तो ये बताता है कि जो हमारे पॉलिटिकल हेड्स हैं वो रिलेशनशिप को बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें एक अर्जेंसी भी दिखाई दे रही है, और वो कंपेलिंग रीज़न हमें रेड सी वाले इवेंट से समझने को मिलता है। अब जो है सरकार आगे बढ़ चुकी है, अब B2B और P2P कोऑपरेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें पॉलिसी मेकर और बिजनेसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जो हेड ऑफ़ द स्टेट है उनकी लीड को, और दोनों के बीच के जो रिलेशन है उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है सेंटर्स एमएसपी प्रपोजल सिचुएशन इन पल्सेस। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 एग्रीकल्चर मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी पर्टिकुलर आर्टिकल से। न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली 4 राउंड ऑफ टॉक्स जो प्रोटेस्टिंग फार्मर और केंद्र सरकार के बीच में है, चल रही है, उसमें केंद्र सरकार ने एक यूनिक प्रपोजल जो है दिया है फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन पंजाब, अंडर विच गवर्नमेंट प्रमोटेड कोऑपरेटिव्स वुड ऑफर 5-year कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोक्योर 5 क्रॉप्स। जो कोऑपरेटिव्स हैं, सरकारी कोऑपरेटिव्स, वो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट देंगे फार्मर्स को 5 क्रॉप के प्रोक्योरमेंट के लिए एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कौन कौन सी 5 क्रॉप्स इसमें इंक्लूड की गई है? तुअर, अरहर, उड़द, मसूर, मेज़ एंड कॉटन। ठीक, तो 3 क्रॉप्स तो पल्सेस हैं, एक मेज़ है और एक कॉटन है। इस पे एमएसपी पे ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होगा, जैसे कि राइस और वीट में होता है, जितना भी किसान उगाता है राइस और वीट उतना सरकार खरीदती है, वैसे ही 5 साल तक के ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट इन 5 क्रॉप में होगा, जितना भी फार्मर्स पंजाब के उगाएंगे। ये बेसिकली क्यों किया जा रहा है? ताकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जा सके। जो मिनिस्टर हैं, फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, उन्होंने कहा है कि ये बहुत इनोवेटिव एंड आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है, जिसमें प्रोक्योरमेंट कौन कौन करेगा? नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया
नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये पल्सेस का करता है। और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वुड बाय दिस क्रॉप विथ नो लिमिट ऑन क्वांटिटी, ये कॉटन प्रोक्योर करेंगे। ठीक, किसान ने 5 साल के लिए दे रहे थे, बस 5 साल, और वो भी ये 5 क्रॉप के ऊपर एमएसपी। तो किसान ने सीधे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने बोला है कि दिल्ली चलो, वापस प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है वेडनेसडे को। ठीक, अब डाइवर्सिफिकेशन की बात क्यों की गई है, रीज़न समझते हैं। अगर आप देखें 80% ऑफ जोग्राफिकल एरिया पंजाब में जो कि कल्टीवेशन के अंदर है, वो किसके अंदर आता है, राइस एंड वीट। और अगर पैडी की बात करें तो उसमें वाटर का बहुत इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता है, जिसके कारण विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया है और वाइड स्प्रेड डेजर्टिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है। डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसके कारण आर्सेनिक जो पॉल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, आर्सेनिक पॉल्यूशन के बारे में आप जानते हैं वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है। ग्राउंड वाटर के कारण जो ये आर्सेनिक पॉल्यूशन है होता है और इसमें आर्सेनिक का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग इसे इनहेल कर रहे हैं, उसके कारण बीमारियां भी होती हैं। ठीक, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके अलावा सॉइल हेल्थ का इशू आ रहा है, क्योंकि एक ही क्रॉप बार बार कर रहे हैं। मोनोकल्चर होगा तो जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिसके कारण प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, किसानों की इनकम भी कम हो रही है, प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। इन्हीं सब को एड्रेस करने के लिए सरकार डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप होगा तो क्रॉप रोटेशन होगा, नेचुरल फार्मिंग को सपोर्ट किया जाएगा। क्रॉप रोटेशन से और जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी। जहाँ पर ड्रॉट प्रॉन एरिया है या फिर सूखा एरिया है वहाँ पर मेज़ जैसी क्रॉप लगाई जाएगी, पल्सेस लगाए जाएंगे जो ड्राई एरियाज़ में क्या हो सकती है, फ्लरिश हो सकती है बिना पानी के, ताकि ग्राउंड वाटर क्या हो सके, कम से कम यूज़ हो, ऊपर का पानी और नदी का पानी से ही जो है सिंचाई हो जाए। तो ये सारी चीज़ें कोशिश की जा रही है ताकि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है पंजाब में उसे प्रमोट किया जा सके इन द लॉन्ग टर्म। अब बात नेक्स्ट कर लेते हैं, जो मेजर प्रोड्यूसर हैं तीनों पल्सेस के वो कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम पल्सेस के प्रोडक्शन की बात करें, 95% ऑफ जो मसूर दाल है वो मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड प्रोड्यूस कर रहा है। अरहर की बात करोगे तो 80% महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, गुजरात और झारखंड। और उड़द में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र 75%। ठीक, मध्य प्रदेश 2 दाल ऐसी हैं, उड़द और मसूर, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक, ये आपको डेटा याद रखना होगा। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो पल्सेस इंपोर्ट करनी पड़ती है टू मीट इट्स डोमेस्टिक डिमांड। सोचो इतना प्रोडक्शन हो रहा है उसके बावजूद भी हमें पल्सेस मीट करनी पड़ रही है। 2021-22 में जो प्रोडक्शन था वो कितना है, 27.69 मिलियन टन्स। ठीक, तो सरकार चाहती है कि एक तो हम सेल्फ सफिशिएंट बने, इसलिए भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना ज़रूरी है। इसमें फिस्कल बर्डन बढ़ रहा है, डॉलर जा रहे हैं इंपोर्ट करने में। सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहती है सरकार बाय 2027, ये टारगेट है। उसके लिए काफ़ी सारे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हायर एमएसपी और प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं प्राइस सपोर्ट स्कीम और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के द्वारा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है सरकार के द्वारा की जा रही है। कॉटन का प्रोक्योरमेंट कौन करता है, सीसीआई। पल्सेस का प्रोक्योरमेंट कौन करता है, नाफेड करता है। ठीक है, एफसीआई किसका करती है, राइस एंड वीट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है द रीसेंट रिपोर्ट ऑन लोकल फिनटेक प्लेयर्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है, डेटा बेस्ड आर्टिकल है। मेंस में आप ये जो रिपोर्ट है उसका यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, इसकी फाइंडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिम्स में भी ऐसी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल शुरू करते हैं, समझते हैं कॉन्टेक्स्ट। रिसेंटली पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है जिसमें कंसर्न रेस किए गए हैं। जो फिनटेक ऐप है मेनली ओन्ड बाय द फॉरेन एंटिटीज़, उनका डोमिनेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है और लोकल प्लेयर्स को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है
टोटल जितने भी डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं उसमें 75% डिजिटल पेमेंट यूपीआई का यूज़ करके हो रहे हैं। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कमांड 73.5% ऑफ शेयर ऑफ टोटल डिजिटल पेमेंट। बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम याद रखना ज़रूरी है। बाय वैल्यू की बात करेंगे तो केवल 7% या फिर 6.67% के आसपास शेयर है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। इसका मतलब जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो मेनली छोटे छोटे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं यूपीआई से, और ये हम जानते भी हैं हर जगह फ़ोनपे और पेटीएम ही कर रहे हैं, है ना, गूगल पे कर रहे हैं, तो 10 रुपये के लिए भी फ़ोनपे और गूगल पे कर रहे हैं। तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है लेकिन बाय वैल्यू बहुत कम है। व्हाट डज़ द रिपोर्ट इन्फर अबाउट द एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम? जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उसके बारे में रिपोर्ट ने क्या इन्फ्रेंस दिया है? रिपोर्ट ने एम्फेसाइज किया है कि डिजिटल पेमेंट ऐप को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में, क्योंकि जो डिजिटल पेमेंट है वो लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और जो रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनके लिए आसान है लोकल जो हमारे ऑपरेटर हैं, लोकल ऐप्स हैं, जो लोकल फिनटेक कंपनीज़ हैं, उनको रेगुलेट करना काफ़ी फिजिबल है, ना कि जो ऑपरेट कर रहे हैं फॉरेन ऐप्स जैसे कि गूगल पे और फ़ोनपे, जो कि ओन बाय फॉरेन एंटिटीज़ है विथ अ मल्टीपल जुरिसडिक्शन। एक जगह हेडक्वार्टर है, एक जगह आपकी कंपनी ऑपरेट कर रही है, एक जगह टैक्स के लिए आपने हेडक्वार्टर बना दिया है, तो मल्टीपल जुरिसडिक्शन के कारण इनको जो है कंट्रोल करना, इनको रेगुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। वहीं लोकल प्लेयर्स को रेगुलेट करना काफ़ी आसान है। तो उन्होंने कहा है कि लोकल प्लेयर्स को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिनटेक में। उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि वॉलमार्ट बैक फ़ोनपे एंड गूगल पे डोमिनेट द फिनटेक जो सेक्टर। ठीक, फ़ोनपे कमांड्स द लीडिंग मार्केट शेयर इन वॉल्यूम टर्म्स। ठीक, 46.91%। टोटल अगर यूपीआई की बात करें तो वो कौन कमांड कर रहा है? फ़ोनपे कर रहा है, और जो कि वॉलमार्ट बैक है। गूगल पे 36.39% है। वहीं एनपीसीआई का जो भीम यूपीआई मार्केट शेयर है वो केवल वॉल्यूम के टर्म्स में 0.022% है, जो कि बहुत कम है। भीम ऐप हार्डली यूज़ करते हैं लोग, और इसका रीज़न एक ये भी है क्योंकि इंटरफेस बहुत आसान है गूगल पे और फ़ोनपे में। आसानी से, जहाँ लोगों को आसानी होती है वहाँ वही चीज़ को लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कमिटी ने रिकमेंडेशन दी है कि इनको रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एनपीसीआई ने जो 30% वॉल्यूम कैप ऑन ट्रांजैक्शन वाली रेगुलेशन लगाए थे 2020 में, उसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या रेगुलेशंस लगाए थे 2020 में? जो है एनपीसीआई ने कहा था कि अगर आपका 30% वॉल्यूम कैप से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? कुछ ऐसी गाइडलाइन है जिसे आपको कंप्लाई करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। लेकिन वो जो गाइडलाइंस हैं उसकी जो डेडलाइन है उसको बढ़ा करके 2024 में कर दिया गया था, और 30% से ज़्यादा है हमारे फ़ोनपे और गूगल पे में वॉल्यूम, इनका मार्केट कैप, तो इन लोगों को जो गाइडलाइंस है उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ये कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है, ठीक, ताकि इनको रेगुलेट किया जा सके और फ्रॉड्स जैसी चीज़ों को रोका जा सके। हालांकि 2024 तक के ये जो है टाल दी गई है, 2024 में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। कंसर्न्स क्या हैं यूपीआई के साथ? फ्रॉड कंसर्न्स तो हैं ही, बहुत सारे लोगों का मनी जो पैसा है वो फ्रॉड में चला जाता है ना, फ़ोन करके फ्रॉड कर लेते हैं, आपसे पेमेंट करवा देते हैं। कई बार आप ऐसे क्यूआर कोड को भेज देते हैं आपको, और क्यूआर आपने जैसे ही स्कैन किया आपका पैसा कट जाता है। इस तरीके के फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये फिनटेक कंपनी का यूज़ भी किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जो कि चिंता का विषय है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ है ना। और इसमें एक कंपनी का नाम आता है, एक ऐप का नाम आता है, वो है पेपल, जो कि अबू धाबी बेस्ड ऐप है और चाइना इसे एडमिनिस्टर कर रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन अगर हम ओवरऑल परसेंटेज की बात करें, यूपीआई फ्रॉड से होने वाले जो लोग हैं अफेक्टेड, वो बहुत कम है, 0.189। तो डिजिटल लिटरेसी भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को अवेयर करना इन फ्रॉड के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आरबीआई और एनपीसीआई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा कमेटी ने कहा है। अगर हम बात करें
जो फिनटेक इकोसिस्टम की है उसमें लोकल प्लेयर को एडवांटेज कैसे है, तो उन्हें नेचुरल एडवांटेज है। वो यहाँ पर कस्टमर्स को बेहतर समझते हैं, यहाँ के जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें बेहतर जानते हैं, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज भी उन्हें बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर आप देखें जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो जो फिनटेक इकोसिस्टम है इसमें ये दोनों का मिक्स होना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस किसका है, बाहर की कंट्रीज़ का है, वर्ल्ड एंटिटीज़ का है, जिसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। लोकल जो हमारे ऐप्स हैं उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है ताकि ये इकोसिस्टम को थोड़ा बैलेंस बनाया जाए। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा, कंप्लीट समझ में आ गया होगा। हमारा लास्ट आर्टिकल है ओडिसिस स्पेसक्राफ्ट। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ये स्पेसक्राफ्ट के बारे में आपको पूछा जा सकता है, ये स्पेसक्राफ्ट कौन लॉन्च कर रहा है, नासा लॉन्च नहीं कर रहा है, यूएस बेस्ड प्राइवेट कंपनी ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर रही है। और रोबोटिक लूनर लैंडर लॉन्च किया जा रहा है, और अगर 22 फरवरी तक सब सही रहा तो ये पहला अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट होगा जो कि मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा आफ्टर अपोलो 17 मून लैंडिंग इन 1972। 1972 के बाद ये फर्स्ट टाइम होगा जब यूएस जो है सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा। नासा नहीं, एक यूएस बेस्ड प्राइवेट कंपनी का ये प्रोजेक्ट है। एक रोबोटिक लूनर लैंडर जो है इसमें लॉन्च किया जा रहा है। पहले भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने ट्राई किया था। इसके पहले जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था पेरेग्रीन, जो कि कोशिश की गई थी लैंड कराने की। यूएस कंपनी एस्ट्रोबेटिक टेक्नोलॉजी ऑफ पिट्सबर्ग के द्वारा ये अटेम्प्ट किया गया था, लेकिन प्रोपल्शन सिस्टम में कुछ माल फंक्शन आ गया और उसके कारण ये जो प्रोजेक्ट था फेल हो गया। ठीक, तो कोशिश की जा रही है किसके द्वारा, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके द्वारा, कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करवा सकें यूएस के। ठीक, तो ये पहला जो है सॉफ्ट लैंडिंग होगी कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछे जा सकते हैं। नासा ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, कंज्यूमर है और काफ़ी सारे पेलोड भेजा है। अगर ये फेल हो जाता है तो नासा को भी नुकसान होगा। ये सब हमारा क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेक्ट के बारे में आ सकता है आपको, एक ऑप्शन में नासा होगा और दूसरे ऑप्शन में प्राइवेट सेक्टर कंपनी यूएस की होगी। आंसर ये लगाना है। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। काफ़ी चीज़ें आज हम लोगों ने कवर की है, प्री के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। दैट्स इट, थैंक यू, एन्जॉय योर डे।